तो इसको आप कैसे मैनेज करोगे वो हम लोग देखते हैं। मीन्स कोई नई बुक है जो जिसकी आपको एंट्री क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, न्यू रिकॉर्ड पे जाओगे। अब न्यू रिकॉर्ड पे जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे कई सारे अलग अलग फ्रेमवर्क बने हुए हैं। डिफॉल्ट फ्रेमवर्क, एक्विजिशन फ्रेमवर्क, है ना, विद्याशील यूनिवर्सिटी फ्रेमवर्क शायद किसी ने बनाया होगा, या विवेकानंद लाइब्रेरी फ्रेमवर्क। आप भी अपना फ्रेमवर्क इसमें कस्टमाइज करके डाल सकते हो, ठीक है। या जैसे अभी हम कोई भी एक फ्रेमवर्क ले लेते हैं, सपोज विद्याशील बुक एंट्री फ्रेमवर्क ये ले लेते हैं, ये सिलेक्ट किया। अब इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपको एंट्री बनानी होगी। ये जो फ्रेमवर्क आपको दिख रहा है ये बेसिकली आपका कहलाता है मार्क 21 फॉर्मेट, ठीक है। इसमें आप सभी लोग लाइब्रेरी प्रोफेशनल हो, आपको आइडिया होगा मार्क 21 क्या है। टैग के अकॉर्डिंग इसमें आपको एंट्री बनानी होगी, ठीक है। हर एक टैग की अपनी वैल्यू होती है, अपनी मीनिंग है, उन टैग के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, ठीक। इसमें आप टैग्स को कम या ज्यादा भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे थोड़ा सा मैं टैग के बारे में बताता हूँ। जैसे स्टार्टिंग के जो 3 टैग्स हैं 000, 005, 008, ये मैंडेटरी टैग होते हैं। इन पे बस एक बार आप क्लिक करोगे तो ये नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा। अब होगा क्या, 000 है जैसे, है ना, तो 000 में ये नंबर अपने आप आ गया, लेकिन मार्क में ये चीजें डिफाइन है कि ये जो आया है इनकी मीनिंग्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा ऑप्शन है टैग एडिटर का। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एन का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, ठीक है। डिटेल्स में अगर आपको देखना है तो टैग एडिटर पे जाके आप इसको डिटेल में चेक कर सकते हो कि इनकी मीनिंग क्या है और आप इसे कैसे लेके चल सकते हो, इनका यूज क्या है। 005 अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डेट एंड टाइम है बेसिकली, किस टाइम पे आप पर्टिकुलर बुक का रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रहे हो, ठीक है। ऐसे 008 है, ये भी टैग एडिटर में जाके आप देख सकते हो कि क्या इनकी मीनिंग है। अब है यहाँ पे 020A, 020A फॉर, देखो यहाँ लिखा हुआ है आईएसबीएन नंबर। इन टैग्स को आप नोट डाउन भी कर लो, इन्हीं टैग के अकॉर्डिंग आपको बुक की एंट्री करनी होगी। और आप में से अगर कोई नेट वगैरह का पेपर भी देता है तो आपने देखा होगा कि ये टैग्स डायरेक्टली जो है आपके नेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन मार्क 21 से होते ही होते हैं, है ना। तो 020A जो बुक का आईएसबीएन नंबर होगा वो आप 020A में डालोगे। कोई एक बुक ले लेते हैं, ठीक है। एक्सेशन नंबर, सॉरी आईएसबीएन नंबर जो है किसी एक बुक का, सपोज आईएसबीएन नंबर है, ये नंबर यहाँ पे डाल दिया आपने। अब होता क्या था बेसिकली 2010 से पहले जो बुक पब्लिश होती थी उसमें 10 डिजिट के आईएसबीएन नंबर दिए होते थे। अब 2010 के बाद जो बुक पब्लिश हुई है फिर रूल चेंज हुआ है, अब जो बुक है उनमें 13 डिजिट के आईएसबीएन नंबर आने लगे हैं, है ना। तो इस ड्यूरेशन में कई बुक्स आप ऐसी भी देखोगे जिसमें 10 डिजिट वाले भी नंबर दिए होंगे और 13 डिजिट वाले भी दिए होंगे। वैसे तो आपने एक डाल दिया सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप दोनों डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन है रिपीट दिस टैग, ठीक है। इसका इसको इस पे क्लिक करो तो एक 0208 टैग और ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो 10 डिजिट वाला आईएसबीएन नंबर है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। कई बुक आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें 10 डिजिट वाला भी दिया होगा और 13 डिजिट वाला भी दिया होगा। ये दे दिया आपने। फिर है आपका 082A, 082A फॉर क्लास नंबर, ठीक है, डीडीसी क्लास नंबर, जो भी स्कीमा आप यूज करते हो 954, सपोज मैं बात कर रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उसका जो नंबर हो डीडीसी का क्लास नंबर होगा 954 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो ये क्लास नंबर हो गया। 082B, 082B आइटम नंबर या बुक नंबर होता है।
अब ये बुक नंबर ये कैसे एंट्री करोगे, जो फर्स्ट ऑथर होता है उसका जो सरनेम होता है, सरनेम के फर्स्ट 3 लेटर वो भी कैप्स में। सपोज बिपिन चंद्रा ऑथर है तो हमने ले लिया CHA, चंद्रा का CHA। ठीक है, अब यहीं पे कुछ एक लाइब्रेरी में मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, हाइफन लगा के जो टाइटल का फर्स्ट लेटर होता है वो भी लिख देते हैं। तो अगर आपके यहाँ वो रूल चला आ रहा है तो आप उस रूल को अकॉर्डिंग करना, ठीक है। अदरवाइज 954 और CHA, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक, फिर है आपका 100A। जो फर्स्ट ऑथर की एंट्री आप करोगे वो 100A पे करोगे, लेकिन अभी ये डिसेबल है यहाँ पे। ठीक है, ये हम इनेबल कर देंगे। कहाँ से इनेबल होगा, ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंस है। जब हम इसको ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंस में जाके इनेबल कर देंगे तो ये फील्ड यहाँ पे एडिटेबल हो जाएगी। बट ये डिसेबल क्यों है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। एक्चुअली पहला तो रीजन ये है कि चूंकि डेमो पर्पज पे है, कई लोगों ने इस पे काम किया होगा। दूसरा ये है कि कई लाइब्रेरी में मैंने देखा है कि वो इन फील्ड्स को डिसेबल करके रखती है। पर्सनल नेम हो गया या सब्जेक्ट हेडिंग हो गई, है ना। वो क्यों रखती हैं, क्योंकि जैसे सपोज आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल हो, आपको पता है जो फर्स्ट ऑथर की एंट्री करते हैं वो सरनेम पहले कॉमा फर्स्ट नेम बाद में आता है। लेकिन हो सकता है आपकी लाइब्रेरी में कोई ऐसा स्टाफ हो जो एंट्री करने के लिए आपने रख रखा हो, उसको ये रूल पता ही नहीं हो, तो वो तो डायरेक्ट एंट्री बना देगा। तो कहीं ना कहीं ये रूल के हिसाब से भी गलत होगा और डाटा यूनिफॉर्म भी नहीं रहेगा। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो इस तरह की फील्ड्स होती हैं उनको लॉक करके रखते हैं। और अगर आपको एंट्री बनानी है तो पहले आप ऑथराइज वैल्यू में जाओ और सर्च करो, ऑथराइज वैल्यू के थ्रू आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है टैग एडिटर, इस पे जाओ। शायद अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको शेयर करके। ठीक है, ये टैग एडिटर है। टैग एडिटर पे जब आप क्लिक करोगे, ये बेसिकली मुझे बाद में बताना था, लेकिन चूंकि ये फील्ड लॉक है इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहले हमें सभी ऑथर्स की ऑथराइज वैल्यू क्रिएट करनी होगी। ठीक है, जब ऑथराइज वैल्यू क्रिएट कर लोगे देन यहाँ से आके आप सर्च कर सकते हो। ये आ गया चंद्रा कॉमा विपिन। ये इसलिए आ गया क्योंकि हमने इसकी ऑथराइज वैल्यू पहले से बना रखी है। अब इसको हम सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे ये ऑथर का नेम यहाँ पे अपने आप फिल हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, बाय डिफॉल्ट ये इनेबल होता है। आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी मतलब ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी नहीं है तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। फिर है आपका 245A, 245 है। यहाँ पे जो फर्स्ट जो टाइटल होगा उसकी एंट्री आप करोगे, और वो एंट्री हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखो अगर आप ASR2 रूल को फॉलो करते हो तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज जो रूल आपकी लाइब्रेरी में फॉलो होता हुआ आ रहा है उसी को करते हुए आप चलना। तो ASR2 का रूल क्या कहता है, जो टाइटल है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारी चीजें स्मॉल में होनी चाहिए, है ना। तो वो उसको फॉलो करो। अदरवाइज जो आपके यहाँ चला आ रहा है फॉलो होता हुआ उसके हिसाब से आप चलना। ठीक है, तो अब चूंकि अगर कोई सब टाइटल भी है तो 245B यहाँ पे आप सब टाइटल डालोगे। अगर सब टाइटल यही खत्म हो गया है तो ASR2 रूल क्या कहता है, एक हाइफन यहाँ पे स्लैश यहाँ पे लगा दोगे। अगर कोई सब टाइटल है तो यहाँ पे आप कोलन लगाओगे और सब टाइटल 245B में डालोगे। ठीक है, जनरली मैं सही बताऊं तो अब इन सब चीजों का यूज उतना कोई करता नहीं है। डायरेक्टली 245 में उन्होंने टाइटल दे दिया, 245B में सब टाइटल दे दिया, है ना। 245C स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपने देखा होगा जो कैटलॉग कार्ड बनते थे पहले, तो उसमें क्या होता था, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक होता था ऑप्शन, है ना। मोर देन वन ऑथर के केस पे स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लिखी जाती थी कि फर्स्ट ऑथर सेकेंड ऑथर के बीच में एंड लगा के, फिर या 3 ऑथर है तो फर्स्ट सेकेंड के बीच में कॉमा फिर एंड लगा के, या सेकेंड ऑथर लिख के एट ऑल लिख देते हैं, है ना। तो अगर स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन वन ऑथर है तो आप स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी यूज करोगे। फिर है आपका 250 है 250A एडिशन स्टेटमेंट। सेकेंड एडिशन की बुक है या थर्ड एडिशन की बुक है, वो यहाँ पे ऐसे आप डालोगे। देन आपका आ जाएगा
260 ए, बी और सी। 260 ए प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कि ये बुक कहाँ से पब्लिश हुई है। 260 बी नेम ऑफ पब्लिशर, ठीक है। 260 सी डेट ऑफ पब्लिकेशन या ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक। फिर है आपका 300 ए। 300 ए पेजिनेशन, कितनी कितने पेजेस हैं टोटल, कितनी पेज है इसमें, 360 पेजेस, ठीक है। तो 360 पेजेस हैं, 360 पी डॉट। कई सारी बुक में आपने देखा होगा स्टार्टिंग के जो टैग होते हैं, है ना, वो रोमन में दिए होते हैं, जिनको हम लोग प्रीलिमिनरी पेजेस बोलते हैं। तो अगर पहले से वो उसमें है प्रीलिमिनरी पेजेस दिए हुए हैं, तो जितने प्रीलिमिनरी पेजेस होंगे वो लिखोगे, कॉमा देन जो डिजिट में टोटल होंगे वो लिखोगे। या हो सकता है कई सारी बुक्स ऐसी आपकी लाइब्रेरी में हो जहां आपको पेज नंबर का सीक्वेंस ना समझ में आ रहा हो, है ना, तो वहां डायरेक्टली आप लिख सकते हो वेरियस पेजिंग। क्या सीक्वेंस लेके चलना है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली आप लिख दो वेरियस पेजिंग। ये मैं एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। अगर आप दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का कैटलॉग देखोगे, जहाँ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा उसके बारे में, तो वहाँ भी मैंने बेसिकली कुछ दिन ट्रेनिंग की है, फिर वर्क भी किया है। तो वहाँ बेसिकली ऐसे ही करते हैं, जो एंट्री क्रिएट करते हैं। वहाँ क्या है कि जो आपका डिलीवरी ऑफ बुक डिवीजन एक्ट है, उसके तहत ऑल ओवर इंडिया या इंडिया से बाहर भी कोई मैटर अगर पब्लिश होता है इंडिया के बारे में, तो पब्लिशर को उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में पहुँचानी होती है ना। तो वहाँ बहुत वास्ट कलेक्शन है और सबकी एंट्री वो आप समझ लो, अगर डीबी एक्ट के थ्रू बुक आती है तो जाहिर सी बात है हर एक टाइप की बुक्स वहाँ अवेलेबल होंगी। वहाँ कई सारी बुक्स बेसिकली जो कंपटीशन की बुक्स होती हैं उसमें सीक्वेंसिंग का नहीं पता होता है ना, कोई क्या पेज नंबर का सीक्वेंस लेके चले, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो वेरियस पेजिंग, ठीक है। फिर है आपका 500 ए अदर फिजिकल डिटेल में आप उसकी साइज या हाइट वगैरह भी दे सकते हो कि 23 सेंटीमीटर की बुक है या 24 सेंटीमीटर की बुक है, ठीक है। फिर है आपका वेरियस पेज, सॉरी 500 ए जनरल नोट। जनरल नोट में आप डाल सकते हो, कई सारी बुक के लास्ट में आपने देखा होगा बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस दिए होते हैं, इंडेक्स वगैरह दिए होते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हो इंक्लूड्स बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस एंड इंडेक्स, ठीक है। 650 ए देखो ये फील्ड लॉक है अभी, ये भी आप अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या है वो आप डालोगे, ठीक है। हिस्ट्री की बुक है, हालांकि सब्जेक्ट निकालने के लिए भी लाइब्रेरी में अलग अलग टेक्निक्स यूज होती हैं, है ना, सीएस लिस्ट वगैरह का यूज करते हैं। तो अगर आप उसका यूज करके सब्जेक्ट हेडिंग वगैरह निकालते हो वेल एंड गुड है। अदरवाइज अब तो क्या करते हैं, जो मेन क्लास नंबर होता है उसी के बेस पे मेन सब्जेक्ट दे देते हैं। या इसका यूज आप कीवर्ड के लिए भी कर सकते हो, यूजर अगर इस कीवर्ड से भी सर्च करे तो ये पर्टिकुलर टाइटल सर्च होके आ जाए। तो एक कीवर्ड आपने यहाँ दे दिया, एक सब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया, दो ऐसा नहीं है कि दूसरा कीवर्ड भी कॉमा लगा के उसी के आगे दे दो। आपको क्या करना होगा, रिपीट दिस टैग, इस ऑप्शन का यूज करना होगा। जैसे ही आप रिपीट दिस टैग पे क्लिक करोगे तो एक 650 ए और ओपन हो जाएगा, तो ठीक है। जो दूसरा कीवर्ड है वो आप यहाँ पे डालोगे, तीसरा कीवर्ड भी आप डालना चाहते हो तो फिर से रिपीट दिस टैग का यूज करोगे, जो तीसरा कीवर्ड है वो आप यहाँ पे डालोगे। फिर है आपका 700 ए जो सेकेंड ऑथर एडेड एंट्री। आपने कैटलॉग कार्ड देखा होगा पुराने समय में, तो वहाँ एडेड एंट्री है, सेकेंड ऑथर थर्ड ऑथर के लिए कैटलॉग कार्ड बनते थे, है ना, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। एडिटर ट्रांसलेटर के केस में भी आप 700 ए का ही यूज करोगे। देन आप आ जाओगे 942 सी 942 सी फॉर आइटम टाइप। ये जो एंट्री आप क्रिएट कर रहे हो वो क्या है, बुक बैंक में डालना है या बुक है ना, या सीडी डीवीडी से रिलेटेड है, वो आप आइटम टाइप सेलेक्ट करो। तो जैसे हमने जो अभी आइटम टाइप बनाया था वो बुक बैंक था, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं बुक बैंक, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने इसको सेव किया।
देखो ये कह रहा है इज दिस ए डुप्लीकेट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, या डुप्लीकेट कॉपी है? नहीं, डुप्लीकेट नहीं, इसको सेव एज न्यू रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि पहले से हो सकता है किसी ने एंट्री बना रखी हो। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको सेव एज न्यू रिकॉर्ड किया तो एक नई विंडो ओपन होके आई। ये इसको अगर हम मार्केट टैग के टर्म में बोले तो इसको बोलते हैं ऐड आइटम, और अगर इसको हम लैंग्वेज के टर्म में मार्केट टर्म में बोले तो इसको 954 की विंडो बोलते हैं या 952 की विंडो बोलते हैं, और अगर लैंग्वेज के टर्म में बोले तो इसको बोलते हैं ऐड आइटम की विंडो। ठीक है, अब ये जो नया पेज खुल के आया है, इस पेज में आपको एंट्री बनानी होगी। इसमें आपको अपनी लाइब्रेरी की लोकल इंफॉर्मेशन देनी होगी। जैसे जो अभी तक हमने किया, केवल टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, एडिशन डाला, उसमें हमने कहीं प्राइस मेंशन नहीं किया, हमने कहीं एक्सेशन नंबर मेंशन नहीं किया, है ना। तो जो ये चीजें हैं, जो लोकल इंफॉर्मेशन है आपकी, वो अब आप यहाँ पे फिल करोगे। जैसे देखो, पहला ऑप्शन है विड्रॉन। हालांकि नई बुक के केस में हम विड्रॉन वगैरह का यूज नहीं करेंगे, लेकिन मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ। वहां जो ऑथराइज्ड वैल्यू में हमने अनसर्विसेबल, अगर आपको ध्यान हो, एक ऑप्शन बनाया था, तो यहाँ पे देखो वो ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, वो ड्रॉप डाउन यहाँ पे आएगा विड्रॉन वाले ऑप्शन पे। ऐसे ही हम वहां हमने लोकेशन बनाई थी, या वो लोकेशन कहाँ पे आएगी, यहाँ सेल्विंग लोकेशन। रैक 1 सेल्फ 2 बनाया था तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो आप बेसिकली यहाँ पे जो आपका वर्क स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा के से। के मीन्स बिल नंबर। ठीक है, बिल नंबर अगर कोई है तो वो दोगे यहाँ पे, बिल डेट कोई है तो वो यहाँ पे आप दोगे। किस लाइब्रेरी की बुक है, एसबीटीयू सेंट्रल लाइब्रेरी, वो सिलेक्ट कर लिया। सेल्विंग लोकेशन इसकी क्या है, रैक 1 सेल्फ 2 है। डेट एक्वायर्ड, डी, डेट एक्वायर्ड मीन डेट ऑफ एक्सेसनिंग, किस दिन आपने इसकी एक्सेसनिंग करी है। ठीक है, वो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। आज की डेट है तो आज की डेट ले लो। ई मीन्स सोर्स ऑफ एक्विजिशन, किस वेंडर के थ्रू आपने इसको मंगाया है। ठीक है, वेंडर का नाम आ गया। जी, कॉस्ट नॉर्मल परचेज प्राइस, इस पर्टिकुलर बुक का परचेज प्राइस मीन्स नॉर्मल प्राइस क्या है, वो आपने यहाँ पे डाल दिया। फुल कॉल नंबर, तो फुल कॉल नंबर क्या होता है, ओके, फुल कॉल नंबर क्या होता है, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर। ठीक है, तो जो वहाँ 082A और 082B में डाला था, वो डायरेक्टली आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपको डालना पड़ेगा। फिर पी, बारकोड, पी पे आप बारकोड मीन्स एक्सेशन नंबर डालोगे। वो एक्सेशन नंबर कैसे होगा आपका, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, जो भी आपके सीक्वेंस आपके यहाँ चल रहा हो, और एक्सेशन नंबर भी यूनिक होना चाहिए। अगर कोई पहले से एग्जिस्ट एक्सेशन नंबर है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये आपको वार्निंग देगा कि यहाँ एक्सेशन नंबर मस्ट बी यूनिक। ठीक है, इतना किया। बाकी रिप्लेसमेंट प्राइस वगैरह भी है, पब्लिक नोट, नॉन पब्लिक नोट, अगर कोई इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड आपको डालना है तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देन आप क्या करोगे, नीचे देखो 3-4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अगर ये जो एंट्री आप कर रहे हो जिस टाइटल की, उसकी सिंगल कॉपी है, ठीक है, तो आप ऐड आइटम पे क्लिक करोगे। ठीक, अगर एक से ज्यादा कॉपी है, सपोज 3 कॉपीज है, ठीक है, टोटल जिसकी ये जो एक्सेशन नंबर है, इस कॉपी को मिला के टोटल आपके पास 3 कॉपीज है, तो आप क्या करोगे, ऐड मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस आइटम, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ टोटल लिखोगे 3। ठीक है, इस एक्सेशन नंबर को मिला के टोटल आपके पास 3 कॉपीज है, तो यहाँ आपने नंबर ऑफ कॉपीज में डाल दिया 3 और इसको ऐड कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे UT1234, UT123, एक कॉपी का हमने नंबर दिया था, बाकी की 2 कॉपी के लिए नंबर अपने आप इसने जनरेट कर दिया। ठीक है, तो अब ये एक टाइटल जिसकी 3 कॉपी एक साथ आई थी, उसकी एंट्री कंप्लीट हुई। अब आप इसके नॉर्मल व्यू पे क्लिक करके इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये अब आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये जो इसकी कवर इमेज आ रही है, कहाँ से आ रही है, इमेज फ्रॉम amazon.com। क्यों आ रही है,
एक तो ये है कि हमने इनेबल किया था वहां से कि अमेजन से कवर इमेज भी डिस्प्ले हो, दूसरा हमने इसका आईएसबीएन नंबर डाल दिया। जैसे ही आईएसबीएन नंबर उसको अमेजन पे मैच कर गया तो उसने कवर इमेज उठा के यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। ठीक है, ये एंट्री थी कि एक टाइटल जिसकी 3 कॉपी एक साथ आई थी, वो एंट्री आपने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। ठीक, अब दूसरा ये है, दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास। अब इसमें एक्चुअली 2-3 तरीके के केस बनते हैं। पहला तो केस तो ये है कि एक टाइटल जिसकी 3 कॉपी एक साथ आई थी, उसकी एंट्री आपने बना ली। अब हो सकता है इसकी 2 कॉपी और आप मंगाओ 5 या 6 महीने बाद। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो एक्सेशन नंबर होगा वो उसी सीक्वेंस में नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम है, सारी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेम है, बस उसकी 2 कॉपी आपने 5 या 6 महीने बाद मंगाई है। तो आप क्या करोगे, सारा रिकॉर्ड आपको फिर से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अब बस आपको कॉपीज बढ़ानी है। तो कॉपी बढ़ाने के लिए क्या करोगे, एडिट में जाओगे और एडिट आइटम्स करोगे। ठीक है, अब आपको रिकॉर्ड नहीं क्रिएट करना है, आपको आइटम्स ऐड करना है। अगर सब कुछ सेम है, मीन्स टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, एडिशन, है ना, पेज नंबर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, सारी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सब कुछ सेम है, बस उसकी 2-3 कॉपी आपने 6 महीने बाद या 7 महीने बाद मंगाई है। तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर टाइटल को सर्च करोगे, एडिट आइटम्स में जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सेशन नंबर है, जो प्राइस वगैरह है, वो आप डालो। सपोज अब हो गया VT 1 2 3 4। ठीक है, एक कॉपी मंगाई या 2 कॉपी मंगाई, इसको ऐड कर दो। अब इसको आप नॉर्मल पे क्लिक करोगे, तो अब आप देखोगे इसकी 4 कॉपीज हो गई, है ना, पहले 3 थी, अब टोटल 4 कॉपी हो गई। सारा रिकॉर्ड नहीं क्रिएट करना पड़ा, बस आपने एक नई कॉपी ऐड कर दी। लेकिन ये तब के लिए होगा जब सारी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेम होगी। यहीं पे दूसरा केस ये बनता है कि अगर टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, एडिशन, इसमें से कुछ भी चेंज है, मींस बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन में से कोई एक सिंगल इंफॉर्मेशन, इवन एडिशन तक भी अगर चेंज है, तो जो रूल है वो ये कहता है कि आपको उसका नया रिकॉर्ड ही क्रिएट करना होगा, आप उसकी कॉपीज में उसे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है, सपोज ये सेकेंड एडिशन है, इसकी और आपने मंगाई, नया एक टाइटल और मंगाया सेम बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड का, बट उसका एडिशन 4th हो गया, 3rd एडिशन हो गया। तो आप क्या करोगे, उसका नया रिकॉर्ड ही आपको क्रिएट करना होगा। लेकिन उसके लिए भी कोहा में प्रोविजन है कि केवल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चेंज है, सारी इंफॉर्मेशन आपको फिर टाइप करनी पड़ेगी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कोहा आपको एक फीचर और देता है, एडिट में जाओ आप और एडिट एज न्यू डुप्लीकेट। ठीक है, इसका यूज करो। एडिट एज न्यू डुप्लीकेट में आप अगर जाओगे तो पहले से एक टाइटल जिसकी 4 कॉपी थी उसको सेव रखेगा, उसकी एक डुप्लीकेट विंडो आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एडिशन चेंज है, सेकंड की जगह ये थर्ड एडिशन हो गया या 4th हो गया, 3rd एडिशन। ठीक है, 3rd किया और इसको सेव किया और इसको सेव एज न्यू रिकॉर्ड किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका एक नया एक्सेशन नंबर, कॉल नंबर वगैरह देके और इसे ऐड आइटम कर दो। तो एक टाइटल जिसकी 4 कॉपी पहले आई थी वो पहले से सेव हो गई और एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, ये 3rd एडिशन की बुक का, जिसकी सिंगल कॉपी है। तो आपने देखा कि आपका टाइम काफी बच गया, केवल 1-2 इंफॉर्मेशन चेंज थी, बाकी सब कुछ सेम था, बट फिर भी नया रिकॉर्ड क्रिएट करना था, तो आपने एडिट में जाके एडिट एज न्यू डुप्लीकेट का यूज कर लिया। ठीक है, अब आपके पास एडिट का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। आपको अगर रिकॉर्ड में कुछ एडिट करना है तो एडिट में जाके एडिट रिकॉर्ड कर सकते हो, और अगर आपको होल्डिंग की इंफॉर्मेशन में से कुछ एडिट करनी है तो इस एडिट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो इसका नॉर्मल व्यू हो गया। अब यहीं पे आप देखोगे इसका मार्क व्यू वही जो अभी किस टैग पे क्या एंट्री कर रखी है आपने वो दिखाएगा आपको। ये ISBD व्यू,
ISBD व्यू मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, है ना। जो पुराने समय में कैटलॉग कार्ड बनते थे वो कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन उसमें डिस्प्ले होती थी। फिर है आइटम्स की इंफॉर्मेशन, कितने कॉपीज हैं, कितनी बार ये बुक होल्ड्स हुई है, चेकआउट हिस्ट्री या मॉडिफिकेशन लॉग आप देख सकते हैं यहाँ से। ये इस रिकॉर्ड को किस किस ने कब कब क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें एडिट या मॉडिफाई किया है, किस स्टाफ के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो ये एक टाइटल जिसकी आपको एंट्री बनानी थी मार्क के अकॉर्डिंग, तो वो आपने इसे देखा कि कैसे आप इसे क्रिएट करोगे, इसका रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, तो बेसिकली जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया वो था आपका कि कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में जाके हमने देखा कि कैसे बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करोगे। देन हमने आपका पैटर्न मॉड्यूल डिस्कस किया, पैटर्न में जाके देखा कि कैसे आप किसी भी यूजर का अकाउंट क्रिएट करोगे। देन हमने आपका कैटलॉगिंग डिस्कस किया और कैटलॉगिंग में जाके हमने देखा कि कैसे आप अगर आपको बुक का रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर, जो कि है आपका सर्कुलेशन मॉड्यूल। सर्कुलेशन मॉड्यूल जो है वो कोहा का सबसे इजी मॉड्यूल माना जाता है और सबसे ज्यादा यूज का मॉड्यूल होता है। सबसे ज्यादा यूज का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है साल के स्टार्टिंग में आपके यहाँ आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गए, सारे यूजर का अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया पैट्रन में जाके, फिर हो सकता है थ्रू आउट द ईयर उसका अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, बीच बीच में कोई स्टाफ जा रहा है, कोई स्टूडेंट जा रहा है, नोट्स वगैरह करना पड़ा तब तो आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज नया रिकॉर्ड क्रिएट करने की जरूरत शायद ना पड़े। बट और यहीं पे कैटलॉगिंग भी हो सकता है, परचेजिंग साल के स्टार्टिंग में हो गई, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में हो सकता है नई बुक की परचेजिंग भी थ्रू आउट द ईयर ना हो, तो कैटलॉगिंग में भी जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन सर्कुलेशन मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जो एक दो बुक कम से कम डेली इशू रिटर्न आपकी लाइब्रेरी से होती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे ज्यादा यूज का मॉड्यूल भी होता है और सबसे इजी भी होता है। इसमें बेसिकली 3 ऑप्शन मेन होते हैं, चेकआउट, चेक इन और रिन्यू। चेकआउट मतलब टू इशू द बुक, चेक इन मतलब बुक को रिटर्न करना, रिन्यू मतलब री इशू करना। ठीक है, तो देखो यही 3 ऑप्शन यहाँ है और यही 3 ऑप्शन आपको यहाँ भी दिखेंगे, चेकआउट, चेक इन एंड रिन्यू। तो किसी एक का चाहे तो आप डायरेक्टली यहीं से भी जा सकते हो या इनका यूज करके यहां से भी आप जा सकते हो। ठीक है, चेकआउट पे गए, अब किस यूजर का कर रहे हो आप, किस यूजर को, कोई जो यूजर आपके सामने खड़ा हुआ है कि मैम या सर मुझे ये बुक इशू करानी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका कार्ड नंबर देखोगे। ठीक है, अब वो कार्ड नंबर आपने देखा, यहाँ आप कार्ड नंबर स्कैन कर सकते हो अगर उस बारकोड लगा हुआ है उसके कार्ड पे, या डायरेक्टली टाइप कर सकते हो, या आप डायरेक्टली उसका नेम भी डाल सकते हो। लेकिन नेम में फिर वही है कि एक नाम के 2 लोग होंगे तो उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, अदरवाइज आप कार्ड नंबर भी टाइप कर सकते हो। सपोज मैंने नाम डाला, ठीक है, जैसे ही आप नाम से डालोगे तो ये सर्च होके आ जाएगा। अब या कार्ड नंबर भी डाला है आपने तो पर्टिकुलर उसी यूजर का अकाउंट ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो विंडो दिख रही है आपको, यहाँ पे आपको देखो लिखा हुआ है एंटर आइटम बारकोड। अब जो बुक इशू करनी है उस बुक का एक्सेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, जो यूजर आपके सामने बुक लेके खड़ा है कि मैम या सर मुझे ये बुक इशू करानी है, तो उस बुक का एक्सेशन नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा, जैसे UT1234। एक्सेशन नंबर स्कैन किया, स्कैन भी कर सकते हो या टाइप भी कर सकते हो। ठीक है,
तो जैसे ही आपने एक्सेशन नंबर एंटर किया या स्कैन किया तो ये बुक इशू हो गई। देखो इसकी ड्यू डेट क्या गई है, 28/8/2025। क्यों ये ड्यू डेट क्यों इतनी लंबी ड्यू डेट क्यों गई? क्योंकि हमने ये जो कैटेगरी है LIS स्टूडेंट्स, इसको हमने जो रूल अलाउ किया हुआ है कि 180 डेज के लिए बुक इशू हो। ठीक है, तो इसलिए जो है 180 डेज के हिसाब से ये ड्यू डेट सिस्टम ने अपने आप दे दी। डिटेल चेक करनी है, सो चेकआउट पे क्लिक किया तो आप यहाँ डिटेल चेक कर सकते हो कि ये बुक आज इशू हुई है। ठीक है, 3/1 को, और इसकी ड्यू डेट क्या है, 28/8। 1/3 को बुक इशू हुई है और इसकी ड्यू डेट क्या है, 28/8/2025। दूसरी बुक भी इशू करनी है तो दूसरी बुक का एक्सेशन नंबर डालो और एंटर करो। ठीक है, तो दूसरी बुक भी ऐसे इशू हो जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ 2 बुक आ गई। तीसरी बुक भी इशू करनी है, तीसरे बुक का एक्सेशन नंबर डालो 1 2 3 6। अब यहाँ पे आपके साइड से क्वेरी एक्चुअली आनी थी। वो क्वेरी ये आनी चाहिए थी कि अब एक यूजर को तो आप देख रहे हो सेम ही टाइटल इशू हो रहे हैं, है ना। एक टाइटल की जिसकी 4 कॉपी है, तो क्या हम ये ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि 4 कॉपी, एक टाइटल की 4 कॉपी है, उसमें से बस एक ही कॉपी उसको इशू हो, बाकी 3 वो इशू ना कराए, क्योंकि अगले को किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। तो वो उस तरह की रिस्ट्रिक्शन भी आप ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंस में जाके अलाउ कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर यूजर को इस एक टाइटल की केवल एक ही कॉपी इशू हो, दूसरी कॉपी जो है उसको इशू ना हो। ये सिस्टम कहाँ से अप्लाई करोगे आप? ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंस में जाके वहां से उसको आप अलाउ या डोंट अलाउ कर सकते हो। ठीक है ना। तो अभी चूंकि डोंट अलाउ है इसलिए इशू हो रही है, अदरवाइज जब उसको आप डिसेबल कर दोगे तो इशू नहीं होंगी। अब 4th कॉपी भी इशू करनी है। 4th कॉपी का एक्सेशन नंबर डालो। हमने क्या दिया था, CT 1 2 3 4। ठीक है, आप देखो देखो ये क्या मैसेज आपको डिस्प्ले कर रहा है, दिस पैट्रन कैन नॉट चेक आउट दिस आइटम एज पर लाइब्रेरी सर्कुलेशन पॉलिसी, नो सर्कुलेशन रूल इज डिफाइंड फॉर दिस पैट्रन और आइटम टाइप कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। मैंने अब CT का UT वाली तो इशू हो गई। अब जो मैंने CT का डाला तो उस लाइब्रेरी कॉम्बिनेशन के लिए कह रहा है कि कोई रूल डिफाइन नहीं है। तो अब आप देखो कि क्या है CT की, वो क्या उसके बाद भी आप इशू करना चाहते हो? अगर यस करोगे तो इशू हो जाएगी, नो करोगे तो इशू नहीं होगी। ठीक है, अब ये चीज आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ। ये एक्सेशन नंबर आप नोट डाउन कर लो और मुझे बताना आप कल मैं आपसे इस पे डिस्कस करूंगा कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी को CT 1 2 3 4 जो एक्सेशन नंबर है वो क्यों नहीं इश्यू हो रहा है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा। कल इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लो कि जो स्टूडेंट है आपका ULIS 001, इसको जो है एक्सेशन नंबर CT 1 2 3 4 ये बुक इशू क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, ये मैसेज क्यों आ रहा है। अभी मैं इसको डोंट चेकआउट कर देता हूं। ठीक है, ठीक, ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सपोज इस यूजर को 3 बुक आपने इशू कर दी। ठीक, अब मैं एक बार होम पे आता हूं। अब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ये यूजर आपकी लाइब्रेरी में आएगा, 1 महीने बाद, 2 पर्पज से। या तो उसको बुक रिटर्न करनी होगी या उसको बुक री इशू करनी होगी। ठीक है, तो अब आप जब यूजर बुक रिटर्न करने आए तो आपको यूजर का अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यहीं से चेक इन, अगर रिटर्न करना है तो चेक इन सेलेक्ट करो, री इशू करना है तो रिन्यू सेलेक्ट करो। ठीक है, सपोज चेक इन करना है तो चेक इन सेलेक्ट किया,
चेक इन करते समय अब देखो यहाँ लिख के आ गया स्कैन बारकोड टू चेक इन। बारकोड आप वो बारकोड स्कैन करो या टाइप करो जो आपको रिटर्न करना है, UT1234 टाइप करके एंटर कर दिया। अब देखो ये कह रहा है रिटर्न टू होम लाइब्रेरी, कह रहा है ये एक्चुअली एचबीटीयू सेंट्रल लाइब्रेरी की बुक है, लेकिन ये आपने जो इशू रिटर्न किया है वो जीएफ कॉलेज लाइब्रेरी से किया है, ठीक है, तो इसलिए इसको एचबीटीयू सेंट्रल लाइब्रेरी में ये बुक पहुंचा दो, ठीक है। अब ये एक बुक रिटर्न हो गई। अब देखो यहाँ इस पर्टिकुलर यूजर के अकाउंट में देखोगे तो 2 चेकआउट दिखा रहा है, ठीक है, हमने 3 बुक इशू करी थी इस यूजर को, अब यहाँ पे 2 चेकआउट आ गया। आप यहाँ पर्टिकुलर यूजर के अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट में भी जाके देख सकते हो कि कितनी बुक है अभी, 2 चेकआउट्स 2, ठीक है। सो चेकआउट पे क्लिक करोगे तो उसकी पूरी डिटेल दिख जाएगी आपको, है ना। अब देखो वहां चेक इन सेलेक्ट किया आपने, वहां से रिटर्न कर सकते हो, या यहाँ पे चेक इन ऑप्शन है, पर्टिकुलर यूजर का अकाउंट ओपन करके और आप यहीं से सेलेक्ट कर लो कि ये दोनों बुक रिटर्न करनी है तो दोनों सेलेक्ट कर लो, और रिन्यू और चेक इन सेलेक्टेड करो तो यहीं से बुक जो है वो आप रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, अब आप इस यूजर के डिटेल में जाके चेक करोगे तो दिखाएगा 0 चेकआउट, यानी 2 बुक आपने इशू करी थी, दोनों आपने रिटर्न कर ली, ठीक है। अगर फाइन से एक फाइन का केस भी मैं आपको दिखा देता हूं कि फाइन कैसे वहां के थ्रू फाइन कैसे आप कलेक्ट करते हो, ठीक है। फाइन का जितना भी मैटर होगा, एक तो ये है कि अगर कोई बुक ड्यू हो गई है और आपने पॉलिसी में सेट कर रखा है कि ड्यू होने के बाद फाइन चार्ज हो, तो अगर फाइन चार्ज होगा तो यही रेड कलर में जैसे ही पर्टिकुलर यूजर का अकाउंट ओपन करोगे तो ऊपर रेड कलर में हाईलाइट कर देगा कि इस यूजर के अकाउंट में इतना फाइन ऐड है, ठीक है। दूसरा, चूंकि अभी कोई बुक जो नया यूजर हमने बनाया है और कोई बुक ड्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक फाइन इस पे क्रिएट कर लेते हैं अकाउंटिंग में। फाइन से रिलेटेड जितना भी मैटर होगा अकाउंटिंग में ही जाके आप देखोगे, और एक मैनुअल फाइन लगा लेते हैं इस यूजर पे। मैनुअल फाइन भी आप लगा सकते हो। मान लो कोई बच्चा मिसबिहेव करता हुआ पाया गया, देखो जो बुक वाली फाइन होगा वो तो ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन मैनुअल इनवाइस भी आप क्रिएट कर सकते हो कि कोई मिसबिहेव करता हुआ पाया गया, या आपने किसी और तरीका का एक्स्ट्रा फाइन लगाया है, कोई कार्ड की फीस लगाई है ना, तो वो चीजें भी कोआ के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्रिएट मैनुअल इनवाइस पे गए, ठीक है, न्यू कार्ड के लिए करना है या लॉस्ट आइटम के लिए करना है या मैनुअल फीस लेनी है, हमने मैनुअल फीस लेनी है। नोट में डाल दो कि किस वजह से आप इससे मैनुअल फीस लेना चाहते हो, ठीक है, या यहाँ किस बुक के अगेंस्ट है वो भी आप ले सकते हो। UT1234 एक्सेशन नंबर दे दिया, कितना अमाउंट है, सपोज इस पे 50 रुपीज का फाइन है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब जब भी आप इस यूजर का अकाउंट ओपन करोगे तो ऊपर ही रेड कलर में यहाँ दिखाएगा कि इस यूजर के ऊपर अभी 50 रुपीज का फाइन चार्ज है, ठीक है। तो अब इस 50 रुपीज देखो यहीं पे ऑप्शन आ गया मेक पेमेंट का और पे ऑल चार्जेस का, है ना। तो मेक पेमेंट जब आप क्लिक करोगे तो मेक पेमेंट पे एक बार क्लिक करते हैं, ठीक है। मेक पेमेंट पे जब आप गए तो देखो ये आपको अकाउंटिंग में ही ले गया है ना, अकाउंटिंग वाले ऑप्शन पे, तो चाहे डायरेक्टली वहां मेक पेमेंट पे क्लिक करो या अकाउंटिंग में भी जाके आप मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, पे और राइट ऑफ, ठीक है। राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ करो, या पार्शियल पे करना है, पार्शियल राइट ऑफ करना है, वो चीजें भी आप कर सकते हो। जैसे पे करना है तो पे क्लिक किया, अब कितना अमाउंट पे करना है, ठीक, कैश के थ्रू ले लो, यहाँ टॉप डाउन में और ऑप्शन भी ऐड किया सकते हैं। अमाउंट बीइंग पेड 50 रुपीज में से कितना अमाउंट आप लेना चाहते हो, सपोज 10 रुपीज लेना चाहते हैं या 20 रुपीज लेना चाहते हैं, तो यहाँ आपने 20 रुपीज डाल दिया, ठीक है। कैश रजिस्टर सेलेक्ट कर लिया और इसको कंफर्म कर दिया, एस कर दिया। तो अभी हमने इससे 50 में से 20 रुपीज चार्ज कर लिया, 30 रुपीज अभी भी इसके अकाउंट में है, ठीक है। अब इसके अकाउंट में चेकआउट में जाके देखोगे
तो 30 रुपीज अभी भी इसके पास चार्ज है। ठीक है, अब डायरेक्टर ने या हायर अथॉरिटी ने आपसे ये कहा है कि इसका जो 30 रुपीज है वो राइट ऑफ कर दो आप, है ना, किसी वैलिड रीजन से, तो उसको आप राइट ऑफ कर सकते हो। अकाउंटिंग में जाओ, ठीक है, राइट ऑफ करो। ऐड नोट में मेंशन भी कर सकते हो कि ड्यू टू डायरेक्टर, ठीक है, ड्यू टू डायरेक्टर आप इसको, या जो रीजन है, जो वैलिड रीजन है उसको आप नोट में डाल दो, राइट ऑफ पे क्लिक करो। 30 रुपीज का अगर टोटल ही राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ डिस्चार्ज कर दो, या इसमें भी अभी आपको केवल 20 करना है, 10 रखना है, तो 20 रुपीज यहाँ डाल के और राइट ऑफ कर सकते हो, या सारा करना है तो राइट ऑफ डिस्चार्ज कर दो। तो ये सारा अमाउंट जो है अब इसका आउटस्टैंडिंग क्लियर हो गया। अब इसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे 30 रुपीज आपने इसका राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, ड्यू टू डायरेक्टर जो भी रीजन रहा हो ये आपने राइट ऑफ किया, और 20 रुपीज आपने पेड किया है, पेमेंट लिया है कैश में, ठीक है, टोटल 50 रुपीज थे। तो और एक चीज और, फाइन लेते समय आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि कोहा से फाइन डिलीट नहीं हो सकता है, फ्रंट एंड से तो नहीं हो सकता है, ठीक है। हालांकि अब कुछ ऐसे ऑप्शन आए हैं कि बैक डेट में जाके रिटर्न कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें प्रैक्टिकली ना करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके डिसएडवांटेज भी थोड़ा ज्यादा है। तो फाइन लेते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप फाइन लो तो आप उनके जब भी आप फाइन कलेक्ट करो तो बहुत ही केयरफुली आपको ये कलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली ये था आपका फाइन से रिलेटेड मैटर, कि फाइन से रिलेटेड मैटर्स को आप कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, जो हमें डिस्कस करना था। तो जो हमने डिस्कस किया बेसिकली वो था आपका कोहा एडमिनिस्ट्रेशन, पैट्रॉन्स, कैटलॉगिंग और सर्कुलेशन मॉडल, ठीक है। ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ज्यादा तो नहीं लग रहा है अभी। ठीक है ना, देखो ये ऐसी चीजें हैं, या जो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली यही है कि उसका, इस पे जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी चीजें क्लियर होंगी, है ना। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या कल जो डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर आप लोग अगर इसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे या यूज नहीं करोगे तो चीजें आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी, ठीक है। बताओ, अगर आपको लगता है कुछ किसी पॉइंट पे हम लोग को डिस्कस करने की जरूरत है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कुछ है आपका, आपकी साइड से कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चन? ओके,
तो चलो अब एक नेक्स्ट मॉड्यूल और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उसको आप कैसे मैनेज करोगे, देन बाकी चीजें फिर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बेसिकली जो देखो, अगर मैं मुझसे पूछा जाए कि कोहा के मेन क्या मॉड्यूल है जो ज्यादा यूज किए हैं, तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया, मेनली अगर आप देखोगे जो लाइब्रेरीज में यूज होता है वो पैट्रॉन्स, कैटलॉगिंग और सर्कुलेशन या रिपोर्ट मॉड्यूल, ठीक है ना। सारी कहानी जो है इसी के आसपास रहती है। अब जो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें होंगी, थोड़ा सा आगे की चीज होंगी। तो अब अपना नेक्स्ट मॉड्यूल हम ले लेते हैं सीरियल मॉड्यूल, सीरियल्स, ठीक है। तो जो जर्नल्स या जो मैगजीन्स होंगी उनको कैसे मैनेज करना है, उनकी जो लूज फ्रीक्वेंसीज हैं उनको कैसे मैनेज करना है, जो लूज इश्यूज हैं उनको कैसे मैनेज करना है, वो हम लोग सीरियल्स मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे या देखेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लेके चल सकते हो आप, वो चीजें हम लोग देखने जा रहे हैं। सीरियल्स पे चलते हैं। सीरियल में सबसे पहला ऑप्शन है आपका न्यू सब्सक्रिप्शन। न्यू सब्सक्रिप्शन में सबसे पहला ऑप्शन आपका वेंडर है, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपने एक्विजिशन मॉड्यूल में वेंडर के अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं तो आप सर्च फॉर वेंडर पे जाके यहाँ सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके नीचे है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मैंडेटरी ऑप्शन है, ये आपको डालना ही पड़ेगा। रिकॉर्ड के नीचे दो ऑप्शन है, एक सर्च फॉर रिकॉर्ड, एक क्रिएट रिकॉर्ड। तो क्रिएट रिकॉर्ड पे आप तब जाओगे जब आपने उसका सर्च फॉर रिकॉर्ड में आप तब जाओगे जब आपने उसका रिकॉर्ड क्रिएट किया होगा। अगर रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया है तो पहले आप क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे और उसका रिकॉर्ड आपको क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो पहले हम क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो ये वही कैटलॉगिंग वाली विंडो खुल के आ जाएगी आपके सामने। अब इस विंडो में आपको जो बेसिक डिटेल है उसका बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड मैगजीन का क्रिएट करना होगा, ठीक है। लेकिन यहां भी आप सेटिंग में जाके और अपना फ्रेमवर्क ले सकते हो। जैसे अभी रंगनाथन लाइब्रेरी बुक, जैसे हम ये फ्रेमवर्क लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया, अब ये कस्टमाइज फ्रेमवर्क आपके सामने आ गया, ठीक है। अब इसमें वही टैग आ गए सारे, ठीक है। बुक और मैगजीन के केस में ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होती हैं, एक दो टैग डिफरेंट होते हैं। जैसे यहां आप देख रहे हो 020A ISBN होता है, लेकिन मैगजीन या जर्नल में ISBN नहीं होते हैं, ISSN नंबर दिए होते हैं, ठीक है। तो ISSN नंबर के जो टैग होता है वो 022A होता है। यहीं पे मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर कोई टैग जो है आपको अपने फ्रेमवर्क में ऐड करना है या हाइड करना है तो आप कैसे ऐड करोगे या हाइड करोगे, ठीक है। वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो अभी हमें 022 टैग ऐड करना है रंगनाथन लाइब्रेरी फ्रेमवर्क में। तो हम क्या करेंगे, कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे एक बार, ठीक है। और यहां देखो राइट साइड में एक ऑप्शन है मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, यहां पे रंगनाथन लाइब्रेरी बुक्स, इसके सामने बने एक्शंस पे जाओगे, मार्क स्ट्रक्चर पे जाओगे, ठीक है। और यहां सर्च में सर्च कर लोगे कौन सा टैग चाहिए आपको, 022 है ना। 022 ये टैग जो होता है फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, यानी कि ISSN नंबर। इसके सामने बने एक्शन पे जाओगे, व्यू सब फील्ड करोगे और यहाँ ए देखो, ये जो है वो इग्नोर्ड है, हम इसको एडिट करेंगे और इसको इग्नोर से हटा के
मैनेज इन टैब क्या करेंगे, 0 कर देंगे, मतलब 0 वाले टैब में ये आ जाए और इसको सेव कर देंगे। तो अब आप रंगनाथन लाइब्रेरी फ्रेमवर्क जो देखोगे तो उसमें एक नया टैग ऐड हो जाएगा। क्रिएट रिकॉर्ड पे गए, सेटिंग्स पे गए, रंगनाथन लाइब्रेरी बुक्स सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे 022A टैग यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप हाइड या अनहाइड कर सकते हो किसी भी टैग को। डिफॉल्ट वाले फ्रेमवर्क को आप लोग मत छेड़ना, उसमें कुछ भी एडिट मत करना, क्योंकि वहां सारे टैग दिए होते हैं, तो हमें जब जरूरत होती है तो हम वहीं से टैग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं एक चीज और यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, जैसे ये है NAM, ठीक है, 000, आपने क्लिक किया तो ये नंबर अपने आप आया। यहाँ पे देखो एक छोटा सा ऑप्शन है टैग एडिटर, जब आप इस पे क्लिक करते हो तो एक नई विंडो खुलेगी जहाँ पे सारी चीजें डिफाइन है। N का मतलब है न्यू, A का मतलब है लैंग्वेज मटेरियल, M का मतलब है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ वर्ड बेसिकली हम यूज करते हैं बुक्स के लिए, ठीक है। लेकिन अब चूंकि मैगजीन या जर्नल की एंट्री कर रहे हो तो अब आपको यहाँ पे सीरियल सेलेक्ट करना होगा और इसको ओके करो। अब यहाँ पे हो गया NAS, ठीक है। 005, 008 ये भी मैंडेटरी टैग है, इन पे क्लिक किया। अब मैगजीन या जर्नल के केस में जो आपका वर्क स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 022A से, 022A फॉर ISSN नंबर। ये बेसिकली 8 डिजिट का होता है ISSN नंबर, है ना। वो मैगजीन या जर्नल के टॉप पे ही दिया होगा। जर्नल या मैगजीन में ऑथर नहीं होते हैं और उसको जनरली क्लासीफाई भी नहीं करते हैं, तो ये चीजें भी नहीं फिल करेंगे। फिर है आपका 245A फॉर टाइटल, ठीक है। सपोज मैगजीन का टाइटल है ओपन सोर्स मैगजीन, ठीक है। एक टाइटल आता है ओपन सोर्स, एक मैगजीन आती है ओपन सोर्स करके, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, सपोज टाइटल ये है मैगजीन का, ठीक है। तो 245A में टाइटल दे दिया, 260A प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, 260B नेम ऑफ पब्लिशर, 260C डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये डाल दोगे आप। देन आप 700A पे आ जाओगे, क्योंकि मैगजीन या जर्नल में ऑथर नहीं होते हैं, एडिटर होते हैं, तो जो भी एडिटर की एंट्री आप करोगे वो 700A पे करोगे, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 942C, 942C, यहाँ आप सेलेक्ट करोगे कि ये क्या है, मैगजीन है कि जर्नल है, ठीक है। मैगजीन है तो मैगजीन सेलेक्ट करोगे, इतना करके आप इसे सेव कर दोगे। तो आपने इस पर्टिकुलर मैगजीन का बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे थे, यहाँ से हमने क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक किया और रिकॉर्ड बना लिया अपना, ठीक है। रिकॉर्ड क्रिएट किया। अब रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद हम सर्च फॉर रिकॉर्ड पे जाएंगे और अपने रिकॉर्ड को सर्च कर लेंगे। मैगजीन में एंट्री करी थी तो मैगजीन सेलेक्ट कर लिया यहाँ, अच्छा मैगजीन सेलेक्ट किया और इसको सर्च किया। जब आप सर्च करोगे तो मैगजीन की डिटेल आ जाएगी, इसको सेलेक्ट कर लो तो ये नंबर अपने आप यहाँ पे फिल हो जाएगा। ये बिब्लियोग्राफिक नंबर होता है सिस्टम जनरेटेड, ठीक है। अब नीचे देखो कई सारे ऑप्शन है, व्हेन रिसीविंग द सीरियल क्रिएट एन आइटम रिकॉर्ड और डू नॉट क्रिएट एन आइटम रिकॉर्ड। आइटम रिकॉर्ड बेसिकली हम तब क्रिएट करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर मैगजीन को सर्कुलेशन में लाना होता है। जब आप सर्कुलेशन में लाओगे तो इसका मतलब हर एक मैगजीन को बुक की तरह एक एक्सेशन नंबर देना होगा। तो उस केस में अगर आप मैगजीन या जर्नल को सर्कुलेशन में लाना चाहते हो तो क्रिएट एन आइटम रिकॉर्ड व्हेन रिसीविंग द सीरियल, इस ऑप्शन के साथ जाओ। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन है डू नॉट क्रिएट एन आइटम रिकॉर्ड, इसी ऑप्शन पे रहने दो।
कॉल नंबर वगैरह अगर क्लासीफाई करते हो तो दो, अदरवाइज छोड़ दो। लाइब्रेरी सेलेक्ट कर लो कि एचबीटीयू सेंट्रल लाइब्रेरी की मैगजीन है और इसको नेक्स्ट करो। जब आप नेक्स्ट करोगे तो एक दूसरा स्टेप, दूसरा पेज खुल के आएगा। ये पेज मैंडेटरी है क्योंकि यहीं से आपकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन होगी। फर्स्ट इशू पब्लिकेशन डेट, ठीक है। सपोज आपने देखो मैगजीन या जर्नल के केस में मैं ये कहूँगा कि आप कैलेंडर ईयर को फॉलो करो, क्योंकि मोस्टली मैगजीन्स जो होती हैं उसका जो फर्स्ट इशू आता है वो जनवरी में ही आता है। किसी एक में किसी मैगजीन में ऐसा होता है जो मार्च या अप्रैल से होती है पब्लिकेशन, लेकिन मोस्टली कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट इशू पब्लिकेशन डेट, सपोज हमने जनवरी से सब्सक्राइब किया, जनवरी आ गई। फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली है, वीकली है, हाफ है ना, 2 महीने में, ये 1/2 मंथ, इसको ऐसे मत समझो, ये 2 in 1 मंथ है ना, 2 महीने में एक, सॉरी ये ऐसे है, ये 2 महीने में एक है, ये 3 महीने में एक है, 1 साल में 2 है, 2 साल में एक है, या इरेगुलर है। अगर मंथली है तो यहाँ मंथली सेलेक्ट करोगे। अगर मंथली है तो 1 साल में कितने इशू आएंगे, 12। सब्सक्रिप्शन लेंथ उसकी क्या होगी, 12। सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट ये आपकी हो जाएगी, सपोज हमने जनवरी से सब्सक्राइब किया है तो हम ये मान के चलेंगे कि पहला इशू हमारे यहाँ जनवरी में ही आना चाहिए। वो बात की बात है कि वो बाद में यूजर लाए, वेंडर देने से ना लाए, वो एक बात की बात है, लेकिन हम यही मान के चलेंगे कि उसका पहला इशू हमारे यहाँ जनवरी मंथ में ही आना चाहिए। और सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट हमने ले ली दिसंबर की, 31 दिसंबर, सॉरी सब्सक्रिप्शन एंड डेट, सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट हमने जनवरी की ले ली और सब्सक्रिप्शन एंड कर दिया कि 31 दिसंबर 2025 को सब्सक्रिप्शन हमारा एंड हो जाना चाहिए, ठीक है। और नंबरिंग पैटर्न, ठीक है, वॉल्यूम और नंबर ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि मोस्टली मैगजीन पे आप देखोगे ऊपर वॉल्यूम और नंबर दिया होता है। अब वॉल्यूम कहाँ से बिगिन हुआ है, बिगिन विद, सपोज वॉल्यूम बिगिन विद 80 एंड नंबर इज 1, ठीक है। अभी हम इसको देखो, इसको अभी आप सेव मत करो, इसको टेस्ट प्रेडिक्शन पैटर्न पे क्लिक करके टेस्ट करो, ठीक है। जब आप इसको टेस्ट करते हो तो आप देखोगे इसने एक फ्रीक्वेंसी पैटर्न यहाँ पे जनरेट कर दिया, ठीक। इस पैटर्न, अब आपको लगता है कि हाँ ये पैटर्न सही है आपका, मींस पहला इशू आपके यहाँ जनवरी में आएगा, दूसरा फरवरी में आएगा, तीसरा मार्च में, चौथा अप्रैल में, ऐसे ऐसे करके इसका जो लास्ट इशू आएगा दिसंबर मंथ में आना चाहिए, है ना। ये प्रेडिक्शन है, लगता है कि आपको लगता है कि ये पैटर्न सही है, देन आप इसको फाइनली सेव करो। अब सेव करने के बाद आपका काम एकदम आसान होगा। इस पर्टिकुलर मैगजीन के लिए, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी मैगजीन के लिए, आपको बस रिसीव पे क्लिक करके रिसीविंग करनी है, ठीक है। वैल्यू 80 नंबर 1, इसका स्टेटस अभी एक्सपेक्टेड है, इसे अराइव करो। किस डेट में आपने अराइव किया है, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 16 जनवरी, वो सेलेक्ट करो और इसे सेव कर दो, ठीक है। तो पहला इशू आपके यहाँ अराइव हो गया, ठीक। अब मैं होम पे आता हूं एक बार। अब दूसरा इशू इसका दूसरे महीने में आएगा, आया है या नहीं आया है, जो भी स्टेटस है। अगर सपोज आ गया है तो फिर से सीरियल में जाओगे, यहाँ टाइटल से सर्च कर लोगे, ठीक है। और इस टाइटल के ठीक सामने बने सीरियल रिसीव पे क्लिक करोगे, ठीक है। इसका स्टेटस एक्सपेक्टेड है, अगर ये लेट चल रहा है तो लेट सेट करो, मिसिंग है तो मिसिंग सेट करो, क्लेम करना है या नॉट अवेलेबल है या डिलीट करना है, जो भी स्टेटस है। अगर लेट चल रहा है तो लेट सेलेक्ट करो और सेव कर दो। तो आप देखोगे पहला इशू अराइव हो गया, दूसरा अभी लेट चल रहा है, तीसरा एक्सपेक्टेड है जो तीसरे महीने में आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसका पूरा रिकॉर्ड देख सकते हो। कभी भी आपसे रिपोर्ट मांगी जाए तो आप दिखा सकते हो कि इस पर्टिकुलर मैगजीन के कितने इशू आए हैं, कितने लेट चल रहे हैं, कितने अभी एक्सपेक्टेड है जो अपकमिंग मंथ में आएंगे, ठीक है। ऐसे आप किसी सीरियल या मैगजीन के रिकॉर्ड को
मैनेज कर सकते हो। ये लूज इशू की बात है। जो पुराने इशू हो जाते हैं उनको तो आप बाउंड कराते हो तो वो एज ए बुक ट्रीट होंगे, क्योंकि उनको आप एक एक्सेशन नंबर दे दोगे तो वो लाइब्रेरी में जैसे बुक की एंट्री होती है, बस आइटम टाइप उसका बाउंड वॉल्यूम होगा, बाकी जैसे बुक की एंट्री होती है वैसे एंट्री उसकी होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जर्नल या मैगजीन का सीरियल मॉड्यूल है, जहां से जाके आप जर्नल या मैगजीन की फ्रीक्वेंसीज को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब बताओ, अगर आप एक्चुअली ज़्यादा ही मॉड्यूल्स डिस्कस हो गए है ना, अब मैं ये चाहता हूँ कि अब आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड अभी शेयर कर दिया जाएगा, तो उस यूजर आईडी पासवर्ड का यूज करके एक बार आप उस पर प्रैक्टिस करो जितनी हो जाए। आप कोहाइड म्यूटेशन मॉड्यूल को देखो, आप पेट्रोल अपने अपने नाम से अकाउंट क्रिएट करो, है ना, बुक की एंट्री करके देखो, सीरियल मैगजीन की एंट्री करके देखो, फिर उनको आप सर्कुलेशन में लाओ, इसे रिटर्न करके देखो। फिर आपकी जो क्वेरीज बनेंगी हम उन पे कल डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो मॉड्यूल्स बच गए हैं उनको भी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। या अभी के लिए कोई क्वेरी आपके माइंड में है, कुछ डिस्कस करना है, पूछना है, तो वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि चीजें भी स्किप हो जाए आपके माइंड से। ठीक है ना, बताओ कुछ है, डिस्कस करना है कुछ? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू ऑल। कल मिलते हैं सेम टाइम पे।